सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज भी हम दो विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला विषय राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में और दूसरा विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए ओलंपिक खेल में भारत की भूमिका को लेकर। पहले विषय के संदर्भ में अगर बात करें तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ ढहाने की भरसक कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम भाजपा नेता ने पुरजोर प्रयत्न करने के बावजूद भी ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने में सफलता हासिल नहीं की। भाजपा की पश्चिम बंगाल में हुई पराजय से उत्साहित ममता बनर्जी अब नई भूमिका में आने की कोशिश में है। अभी हाल ही में 23 जुलाई को उन्होंने शहीदी दिवस के मौके पर जिस तरीके का आयोजन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किया, उसके चलते यह बोध हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी ने अपना सियासत का केंद्र दिल्ली बनाना तय किया है। इसी पर हम बात करेंगे। इसीलिए आज का हमारा चर्चा का विषय है मोदी को दीदी से चुनौती। ये चुनौती कितनी संजीदा है, कितनी गंभीर है, कितनी ज्यादा इसको महत्व दिए जाने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। तीन खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के प्रथम चरण में इस अहम विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र जीत हार के इन परिवेश से ही संबंधित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि विजय सदा ही भव्य होती है, चाहे वह संयोग से प्राप्त हो या दक्षता से। तो कुल मिलाकर विजय के संदर्भ में ममता बनर्जी जिस इच्छा के साथ है वो उन्हें संयोग से प्राप्त होगी या उनके कौशल से जानने में दिलचस्पी देश के तमाम राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की होगी। पर क्या वाकई ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में अभेद किला बनी हुई है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं? जानने में दिलचस्पी है और हमारी इस दिलचस्पी में साझा होने के लिए बप्पा चटर्जी मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और साथ ही देश के जाने माने संजीदा पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विजय उपाध्याय जी से करते हैं। और विजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में खेला होवे काफी चला, लेकिन पश्चिम बंगाल से निकल के अब देश में खेला होवे की बात हो रही है। क्या हुआ? ममता बनर्जी को लगता है कि उनके पद और कद के लिहाज से पश्चिम बंगाल की जमीन काफी छोटी हो गई है, अब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखाना चाहिए। उनका इतिहास भी कुछ कर दिखाने का लगातार रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है द्विवेदी जी, पूरे देश ने देखा जी कि मोदी जी आदरणीय और अमित शाह जी और सभी बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्रीगण, कैबिनेट के मंत्रीगण, सांसदगण, लाखों की लोग तादाद में लोग बाहर से आके बंगाल में बैठे थे और चैलेंज कर रहे थे कि 200 से पार जी, इस बार 200 से पार जी। माने दीदी ने कहा खेला हवे जी, तो दीदी ने खेला यहाँ दिखा दिया जी। 77 भी पहुंच नहीं पाए जी, 200 तो दूर की बात जी। अब स्टेट से अब 22 में उत्तर प्रदेश और 5 स्टेट, जितने स्टेट का होगा वहां खेला होगा जी। खेला चलते चलते अंतिम चरण में जी। 24 में दिल्ली का खेला होगा जी। और ममता बनर्जी मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में आके चैलेंज आदरणीय मोदी जी दे गए हैं जी। एक महिला को, महिला मुख्यमंत्री को, ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री, गरीब घर में जन्म लेने वाली, बस्ती में जन्म लेने वाली, जो जमीनी स्तर में लोगों से जुड़ी हुई, गरीब लोगों का काम करने वाली, चैलेंज किया तो जनता ने खेला दिखा दिया। अब ये खेला 24 में जाके समाप्त होगा क्योंकि ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। विजय जी, आपने एक बात समझने में दिलचस्पी है। पश्चिम बंगाल 545 की लोकसभा के अंतर्गत कुछ जमा 42 सीटों की हैसियत ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नेत्री हो सकती हैं, पर प्रभाव की दृष्टि से पश्चिम बंगाल ही उनके क्षेत्र को माना जाता है। एक 42 सीटों के साथ सिमटे हुए प्रदेश में राजनीति करने वाली ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर क्या मोदी जी का विकल्प बनेगी? थोड़ी ज्यादा उम्मीद नहीं है? दावेदार नहीं हूं, उन्होंने साफ कहा है जी, मैं प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं हूं, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश को
संकट में डाला है। जी। चाहे वो कोविड पीरियड हो, उत्तर प्रदेश में गंगा में बहती लाश हजारों की संख्या में, जी संसद में जासूसी कांड को लेके बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि गंगा में लाश की बात उठेगी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ोतरी और उसके बाद में गैस का दाम, किसान आंदोलन, इस सब से बचने के लिए अमित शाह जी आके क्यों नहीं जवाब देते हैं? संसद में आए, जवाब दें और इंक्वायरी एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करके जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। असुविधा क्या है? तो विजय जी ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि कुल मिला के ममता बनर्जी भाजपा को केंद्र से अपदस्थ करना चाहती है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री पद ही पर रहना चाहती है, प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं है। बप्पा चटर्जी मेरे साथ में हैं। बप्पा जी, क्या आत्मग्लानि है आपको कि खाम में आपने इतनी बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश ममता बनर्जी को कर दी? नतीजा ये हुआ कि जो अपनी राजनीति पश्चिम बंगाल में ही सुविधाजनक तरीके से कर रही थी, उन्हें आप लोगों ने मजबूर कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने के लिए। कितना इस समय पर अपराध बोध है आपको कि ये क्या कर दिया आपने? जी जी, सबसे पहले तो आप सभी जितने लोग उपस्थित है, आप सभी को शुभ संध्या जी। विषय ये है कि अभी बात मैं हमारे टीएमसी के प्रवक्ता जी का बहुत अच्छा वक्तव्य सुन रहा था जी कि खेला होबे, और आप लोग का भी सवाल मैंने सुना जी। जैसे देखिए, आत्मग्लानि की तो बात रहेगी, कहीं ना कहीं तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम कोई भी अगर लड़ता है तो वो जीतने के लिए लड़ता है। एक विद्यार्थी भी अगर परीक्षा देता है तो वो फास्ट होने के लिए, पास करने के लिए, जिसका जैसा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य था फास्ट होने का। तो फर्स्ट होने से हम लोग जरूर पिछड़े हैं, क्योंकि आज टीएमसी सत्तारूढ़ दल, ना कि मैं ममता बनर्जी नहीं कहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हारी है, वो हार के भी जोर जबरदस्ती मुख्यमंत्री का कुर्सी पे बैठी हुई है, क्योंकि तृणमूल दल में एक ही पोस्ट है और वो है ममता बनर्जी जी का, और बाकी सब लैंप पोस्ट है, बाकी किसी का कोई पोस्ट नहीं है। तो वो जोर जबरदस्ती अभी मुख्यमंत्री का पद पे बैठी हुई है चुनाव हार के, तो इसका आत्मग्लानि है। इसीलिए टीएमसी जीत कर भी उनका हार का सामना उनको महसूस हो रहा है। देखिए, बंगाल में भाजपा 3 सीट पे थी, अब भाजपा 77 सीट पे है, तो भाजपा हारी नहीं है। और बंगाल में प्रधान विरोधी दल का जो सम्मान है वो बंगाल की जनता ने भाजपा को दिया है, इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस सीपीएम का सुपड़ा साफ हो गया है बंगाल पे। तो इस जगह पे जैसे ही हम लोग आत्म समालोचना कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले दिन पे ये तृणमूल कांग्रेस की जो दल है वो जिस तरह से काम को चला रही है, अभी वहां से बोल रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री, हर बात पे उनको ये जातिवाद क्यों लाना पड़ रहा है? एचएस का रिजल्ट निकला, उसमें भी उनको बताना पड़ रहा है कि देखो माइनॉरिटी एक स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन। पप्पा जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। जब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति का उल्लेख बाकायदा कर देते हैं, प्रियंका गांधी एक बयान देती हैं तो वो बाकायदा बताते हैं कि मेरी जाति को गाली दी गई, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और अभी विजय उपाध्याय जी ने अगर ममता बनर्जी के संदर्भ में उल्लेख कर दिया, बड़ी आपत्ति हो गई आपको? विरोधाभास नहीं है थोड़ा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जाति का उल्लेख करना है कीजिए, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से एक पर्टिकुलर जाति की ही इम्पीचमेंट करके ममता हमारा संपर्क टूट गया है बप्पा चटर्जी के साथ में, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ में हैं। मैं विनोद जी के पास में चलता हूं। विनोद जी, आपसे समझने की कोशिश करता हूं, जिस प्रकार का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दौड़ता है, तमाम कोशिशें विपक्ष की कभी भी सिरे चढ़ती हुई नहीं दिखती हैं। कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर पाने में भी लगातार 2 लोकसभा चुनाव में नाकाम रही है। क्या नाकामी के इस सिलसिले के बीच में ममता बनर्जी कुछ ज्यादा बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली की ओर बात नहीं कर रही हैं? या आपको लगता है कि वो वाकई इस भूमिका में हैं कि उनके साथ ये देश कोई उम्मीद देख सकता है? देखिए हिमांशु जी, ममता बनर्जी दरअसल इतिहास दोहराना चाहती है जी। आप याद कीजिए 1987, 86, 87, 88 का दौर, जब राजीव गांधी 415 सीटों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त हरियाणा में चुनाव हुए थे और चौधरी देवीलाल जो है वो बहुत तूफानी प्रचंड बहुमत से उसी तरह जीत के आए थे जिसे ममता बनर्जी आएंगी। ममता बनर्जी तो 42 सांसदों के वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। चौधरी देवीलाल मात्र 10 राज्यों के
10 सांसदों वाले राज्य के मुख्यमंत्री थे, और मोदी जी के पास तो 303 सीटें हैं, राजीव गांधी के पास 415 सीटें थी। और तब चौधरी देवीलाल ने जो है पूरे देश में घूम करके रामकृष्ण हेगड़े, एनटी रामाराव और तमाम सारे विपक्ष के, बीजू पटनायक, इनको इकट्ठा करके और विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे करके, और उसके बाद जो है देश में एक गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी जिसमें बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी और सीपीएम भी सपोर्ट कर रही थी। तो ममता बनर्जी उस इतिहास को दोहराना चाहती हैं। अब वो खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी कि नहीं होगी, ये अभी कहना मुश्किल है। अभी उपाध्याय जी ने कहा कि वो नहीं है, तो ऐसी कोई घोषणा अभी अधिकृत रूप से तृणमूल कांग्रेस ने नहीं की है, लेकिन हाँ, उन्होंने दावेदारी भी नहीं की है। तो कुल मिलाकर के अभी तो वो कहते हैं ना कि तापमान देखना जी, तो तेल देखो, तेल की धार देखो वाला मामला है। अभी वो जैसे अभी आ रही है 26, 28, 29 तारीख को रहेंगी दिल्ली में, तो कितने विपक्ष के नेता उनसे मिलने आते हैं, कितनों के साथ वो बात करती हैं, इन सब पर आगे की तस्वीर तय होगी। लेकिन ये तय है कि ममता जी ने अब राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का फैसला कर लिया है, जिसकी घोषणा उन्होंने बंगाल के चुनाव के दौरान की थी कि मोदी जी। मैं इसी पे आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जरूरत से ज्यादा बंगाल में सक्रिय होना ममता बनर्जी को मजबूर कर गया है राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने के संदर्भ में? या आपको लगता है कि भाजपा कोशिश नहीं भी करती तो उम्र के और अनुभव के जिस मुकाम पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, ये कोशिश तो होनी ही थी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी दूसरी बात ज्यादा सही है, क्योंकि ममता बनर्जी तीसरी बार एक प्रचंड बहुमत लेकर के सरकार बनाई है उन्होंने, और अब उनको निश्चित रूप से वो देखिए, ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत एक राष्ट्रीय दल से की थी, कांग्रेस पार्टी से। तो एक तरह से क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर पहले वो राष्ट्रीय राजनीति कर चुकी हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही, वो मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही, तो केंद्र की राजनीति उनके लिए नई नहीं है। अब वो जो है एक और बड़ी भूमिका में आना चाहती है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की जो अजेयता है जी, जिसको हम लोग अजेयता बोलते हैं, जिसको कहते हैं विजिबिलिटी, वो हालांकि पहले भी कई बार टूटी है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2 बार बीजेपी को हराया है, 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव ने हराया था, लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी ने जिस तरह से हराया है, तो उससे देश में ये जरूर संदेश गया है कि भाई बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में हार भी सकती है। तो ममता बनर्जी अपनी इस छवि को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाना चाहेंगी। वो चाहेंगी, क्योंकि क्या है, जो 2019 में विपक्ष के पास कोई धारदार नेता नहीं था, एक बड़ा कारण ये भी है भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बड़ी जीत का। और भी कारण है, बालाकोट का जो स्ट्राइक थी वो भी, राष्ट्रवाद का मामला भी था, और मोदी जी के प्रति एक आकर्षण रहा, एक उनके प्रति उम्मीद रही, वो भी था। लेकिन एक धारदार नेता, आक्रामक नेता की कमी भी बहुत बड़ा कारण था। ममता बनर्जी उस कमी को पूरा करना चाहती हैं, और वो एक तरह से देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह की दोहरी भूमिका, उसको संयुक्त रूप से निभाना चाहती हैं। उसे संयुक्त रूप से निभाना चाहते हैं देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह की, ये कहना है विनोद अग्निहोत्री जी का। लेकिन विजय उपाध्याय जी, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बड़ी बेबाकी से और दमदारी से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं है। विजय जी, आपकी इस दमदारी की वजह जानना चाहता हूं। क्या आप मानते हैं आपकी नेता ऐसे योग्य नहीं है कि वो देश की प्रधानमंत्री बन पाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? या आप महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी को बाकी विपक्ष का वो साथ नहीं मिल सकता, वो सहयोग नहीं मिल सकता, वो स्वीकार्यता नहीं आ सकती, जिसके आधार पर उन्हें मोदी बनाम ममता के तौर पर देखा जा सके, इसलिए वो दरी बिछाने का, कुर्सी लगवाने का, इस प्रकार के काम करेंगी, पर उस कुर्सी पर बैठने का काम नहीं करेंगी? द्विवेदी जी, ऐसा है जी, पश्चिम बंगाल में मोदी जी चेहरा थे दीदी के सामने जी, एक महिला का अपमान जी, दीदी ओ लगवाने का, इस प्रकार के काम करेंगी, पर उस कुर्सी पर बैठने का काम नहीं करेंगी। द्विवेदी जी, ऐसा है जी, पश्चिम बंगाल में मोदी जी चेहरा थे दीदी के सामने जी, एक महिला का अपमान जी, दीदी ओ दीदी जी, दीदी ओ, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। एक महिला का अपमान, जो शक्ति की उपासक, माँ काली की उपासक, वह दुर्गा की उपासक, संस्कृत दुर्गा सप्तशती, जो जिसके कंठस्थ है। विजय उपाध्याय, मैं माफी के साथ आपको रोकता हूं, ये कौन सी भाषा है जो आप देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में संबोधित कर रहे हैं? दूसरा, राजनीति के अंतर्गत आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं? क्या ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी जैसे शख्सियत के सामने चुनाव लड़ी थी और उन्हें हराया नहीं था? सोमनाथ चटर्जी की ईमानदारी को लेकर किसी को संशय रहा जीवन में?
आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चुनाव के अंतर्गत राजनीतिक दल परस्पर चुनाव इसी तरीके से लड़ते हैं, इस पर इतनी बौखलाहट क्यों? क्या प्रधानमंत्री का अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना इतना आपत्तिजनक है, इतना अखर गया आपको? और दूसरा मेरा जो सवाल है आपसे, उस पर ही आपसे उत्तर की अपेक्षा है कि आपने स्पष्ट इंकार कर दिया वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं। क्यों नहीं? इस लायक नहीं या उनकी स्वीकार्यता नहीं? इस पर थोड़ा नजरिया आया आपका? द्विवेदी जी, अभी तो कई स्टेट के इलेक्शन बाकी हैं जी। 22 में यूपी से 5 स्टेट हैं जी। दिल्ली अभी दूर है जी। अभी गठबंधन होगा, विपक्ष एक होगा, 24 में जाके फिर खेला होगा दिल्ली का, ठीक है ना जी। तो ये विषय जो है ये बात का विषय है। पहले 24 बाकी राज्यों में खेला हो जाए, बाकी राज्यों में। उपाध्याय जी, मैं वापस आपसे सवाल दोहराता हूं, फिर बप्पा चटर्जी के पास चलूंगा। आपने अभी कुछ मिनट पहले कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं। तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च नेता के संदर्भ में उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा प्रधानमंत्री की दावेदारी या उम्मीदवारी के संदर्भ में जो खारिज की गई है, उसकी वजह क्या है? 2 वजह, या तो वो प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं मानी जा रही, या आप महसूस करते हैं कि विपक्षी दलों के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता नहीं। केवल इतना सा सवाल है, थोड़ा रोशनी तो दीजिए ना। आपने कहा नहीं है उनकी दावेदारी, क्यों नहीं है? ये सीनियर बहुत नेता हैं, उनका ममता दीदी बहुत सम्मान करती हैं जी। मोदी जी का भी आदरणीय का बहुत सम्मान किया उन्होंने जी। नहीं किया, ऐसा बात नहीं है जी। लेकिन जो भाषा था आप बोले, मोदी जी का माफ भी चाहता हूँ जी। दीदी, ओ दीदी, एक तो महिला के लिए इस तरह की भाषा जी क्या शोभनीय था। द्विवेदी जी, अग्निहोत्री जी, मैं हाथ जोड़कर पूछता हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रहा विजय उपाध्याय जी, एक महिला के संदर्भ में दीदी करके संबोधन हो रहा है, आपको उसमें भी अकर रहा है। अब एक महिला को दीदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की उम्र ममता बनर्जी से ज्यादा है, इसके बावजूद भी उन्हें दीदी कहकर संबोधित कर दिया, तो भी विजय जी को अखर गया। लेकिन बप्पा चटर्जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और कुल मिलाकर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसा कालीन पश्चिम बंगाल की सियासत में बिछा दिया है कि ममता बनर्जी को लगता है कि अब राज्य की चुनौतियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाई जाए? क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक विधानसभा चुनाव की पराजय के साथ ही हथियार डाल दिए हैं कि ममता बनर्जी को इतनी फुर्सत दे दी, ममता बनर्जी को इतनी सहूलियत दे दी, ममता बनर्जी को इतनी आरामदायक परिस्थितियों में ला दिया है कि वो राज्य की सियासत में आपकी चिंता छोड़कर केंद्रीय स्तर पर भूमिका निभा सके? क्या कहेंगे चटर्जी जी? देखिए द्विवेदी जी, हमको तो लगता है टीएमसी के प्रवक्ता का नौकरी अब बचेगा कि नहीं, वो अब संशय में आ गया है जी। उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया है ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अब शायद विजय जी का क्या होगा, खैर मैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं रहेगी डेफिनेटली। मैं इतना बात कहना चाहता हूँ, देखिए युद्ध अगर होगा तो कोई किसी के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से बंगाल में भी एक युद्ध खेला चला, राजनीति का युद्ध, जहाँ युद्ध में पूरे भारत में उसमें कहीं रक्तपात नहीं होता है, लेकिन बंगाल चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो रक्त रंजित राजनीति से जुड़ा हुआ है, जहाँ जिसको पहले बोला जाता था यूपी बिहार में गुंडागिरी, और बंगाल में अगर आप देखिएगा चुनाव में जिस तरह से संतरास चला, चुनाव के बाद अभी भी जिस तरह से संतरास चल रहा है, भाजपा कर्मियों के ऊपर झूठे केस देकर जेल में डालने का। आज सुबह का भी मैं बात बताना चाहूंगा, आज भी आसनसोल में एक लड़के को आर्म्स केस में, झूठे केस में हमको बुक किया गया है। तो इसी तरह बीजेपी कर्मियों का घर तोड़ देना, महिलाओं का ऊपर, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको दीदी से इतना ऐतराज है। विजय जी कृपया बोलिए, तो चुनाव के बाद कितनी महिला का धर्षण करके हत्या हो गया है, उस समय आप लोग चुप क्यों उस विषय पे एक बात भी नहीं बोलते हैं? क्या वो लोग महिला नहीं है? वो लोग किसी की माँ, बेटी, बहन या दीदी नहीं है? उस विषय पे तो आप एक बात भी नहीं बोलते। और रहा बात जगह छोड़ने का, हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि बंगाल की जनता ये जो सेकेंड थर्ड टर्म ममता दीदी का चल रहा है, जो हार के भी, पराजित होके भी गद्दी पे बैठी हुई है, जो हमारे संवैधानिक पावर के सिस्टम के तहत, अब उनको चुन के आना है। अब उनको ये भी डर सता रहा है कि वो अब कॉर्पोरेशन चुनाव के बारे में नहीं बोल रही है, वो बार बार बोल रही है कि बाई इलेक्शन को कराए जाए। क्यों?
कॉर्पोरेशन के लिए कोरोना है और बाई इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है। और कोरोना का बात विजय जी बोले जब, तब एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि कोरोना की जो दवाई माननीय प्रधानमंत्री फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह दे रही है। बंगाल एकमात्र एक राज्य है जो सारे दवाई को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेच दे रही है और गवर्नमेंट कोई भी सेक्टर में आज भी ममता दीदी का जो पोर्टल बनाया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उस पोर्टल पे भी आप जाके देखेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट प्लेस पे आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये जिनसे खुद पश्चिम बंगाल नहीं समझ रहा, वो देश संभालने के लिए असल में कुछ नहीं। जो पश्चिम बंगाल नहीं समझ रहा वो देश संभालने चली हैं। मुझे विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाना है, लेकिन बप्पा चटर्जी जी आपसे एक सवाल पर बात करना चाहता हूं। बार बार आपने पिछली बार भी बोला, इस बार भी बोला, ममता बनर्जी जो चुनाव हार गई हैं फिर भी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, कितना अखर रहा है आपको इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया ये प्रावधान? क्या उम्मीद करें? सीधे तौर पर तो पार्टी को बहुमत से रोक नहीं पाए, संवैधानिक बदलाव कब तक आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो जना विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हार जाएगा वो मंत्री या प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेगा? उम्मीद कर सकते हैं आपसे? थोड़ा रोशनी देंगे, कब तक उम्मीद करें हम? देखिए ये व्यवस्था तैयार है, इसका बेनिफिट सभी उठा रहे हैं जी, इससे कोई दो राय नहीं है जी। इसका बेनिफिट सभी उठा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं अगर कहना चाहूंगा तो मैं भी बायस हो जाऊंगा, लेकिन फैक्ट जो है वो फैक्ट है कि कुछ गलतियां हैं जिसका संशोधन होना बहुत जरूरी है। और जब तक इसका संशोधन नहीं होगा तब तक इसी तरह से ना तो राज्य का भला होगा ना देश का भला होगा। तो कुल मिलाकर बप्पा चटर्जी को संविधान के संदर्भ में बने हुए इस प्रावधान से बड़ी तकलीफ है। अन्यथा ममता बनर्जी को भले ही पार्टी की शक्ल में बहुमत से नहीं रोक पाए होते, फिर भी मुख्यमंत्री बनने से रोक लिए होते। इस बात का कहीं ना कहीं अपराध बोध बप्पा चटर्जी के अंदर है। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी 2024 में ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर ही आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस जो इतने लंबे समय से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी है, लंबे समय से सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी रही है, क्या अपनी पूर्व कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की दिल्ली की सक्रियता को इतनी सहजता से ले पाएगी? क्या ममता बनर्जी जिस कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस को अस्तित्व में लेकर आई थी, वो कांग्रेस और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगी? जैन में सवाल कौन देते हैं? विनोद अग्निहोत्री जी इसका उत्तर क्या ले पाते हैं? देखिए हिमांशु जी, ये यक्ष प्रश्न है जो आपने किया है जी, और इसका जवाब युधिष्ठिर ही दे सकते हैं। मैं तो युधिष्ठिर हूं नहीं, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा। यक्ष प्रश्न का ये है मतलब कि अभी 2021 में इसका कोई जवाब नहीं है जी। कि ममता बनर्जी खुद अपने को प्रस्तुत करेंगी या राहुल गांधी को के लिए बैटिंग करेंगी या शरद पवार के लिए करेंगी या स्टालिन के लिए करेंगी या जगन रेड्डी के लिए करेंगी, पता नहीं है। क्योंकि इसका देखिए जो ये उन्होंने एक तरह से शांत जल में एक तरह से पत्थर फेंक दिया है जी, और उन्होंने ये बता दिया कि मैं एक बड़ी भूमिका के लिए आ रही हूँ। जी। उसके बाद उन्होंने देखिए उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें चिदम्बरम थे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, उसमें शिवसेना की वो थी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, उसमें और तमाम समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव थे, टीएमसी थी, आम आदमी पार्टी थी, तमाम लोग थे, आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन बीएसपी से कोई नहीं था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में उन्होंने तय कर लिया कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी सहानुभूति है जी। अब कांग्रेस का प्रश्न है, ये सवाल मुझे लगता है 2022 और 2023 के जो चुनाव होंगे ना विधानसभा के, उसके बाद ये इसका हल होगा जो कि चुनावों में क्या प्रदर्शन करती है। क्या वो पंजाब में दोबारा सरकार बना लेगी, क्या उत्तराखंड में दोबारा बना लेगी, नहीं दोबारा नहीं मतलब बीजेपी को हरा के बना लेगी सरकार, गोवा में सरकार बना लेगी और उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर कर लेगी, तब उसका एक दावा बनेगा। फिर उसके बाद 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, उसके बाद फिर 2023 में आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हैं, तो कर्नाटक के चुनाव हैं। इन विधानसभा चुनावों के बाद रीग्रुपिंग होगी और मेरा अपना आकलन है, विश्लेषण है कि चुनाव से पहले कोई भी शायद प्रधानमंत्री पद का नेता विपक्ष घोषित न करे। चुनाव के बाद जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी अगर कांग्रेस 150 से ऊपर सीटें ले आती है तो प्रधानमंत्री उसका बनेगा। अगर कांग्रेस 100 के आसपास रह जाती है तो प्रधानमंत्री फिर जाहिर है जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दल हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसके पास एमपी होंगे। एक बिंदु पर और आपका नजरिया चाहिए मुझे विनोद जी। ममता बनर्जी मतलब आक्रामकता, ममता बनर्जी मतलब दृढ़ता,
ममता बनर्जी मतलब संघर्ष। वो ममता बनर्जी जब 23 जुलाई को भाषण देती हैं तो वो ये कहती हैं कि वो केवल एक कार्यकर्ता हैं और सीनियर नेताओं के निर्देशों का पालन करेंगी। ममता बनर्जी का इतिहास इस बात का रहा है कि उन्होंने कभी अपने सीनियर की परवाह नहीं की, चाहे वो अटल जी हों, चाहे वो सोनिया जी हों और चाहे कोई अन्य जी हों। वो ममता बनर्जी अचानक अपनी इस बदली हुई भाषा के साथ देश के सम्मुख आ रही हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा हराने में भले ही सफल नहीं रही, पर जिस तरीके की मौजूदगी उसने दर्ज करा दी है, उसने ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं डरा दिया है। उन्हें लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा इस बार इस हैसियत में है और मोदी और अमित शाह बने रहे तो अगली बार खेल कुछ और हो सकता है। तो कहीं अगली बार खेला ना होवे, इसलिए यह भाषा बदली है, यह लहजा बदला है और इसलिए यह रणनीति बनाई जा रही है। नहीं, देखिए, अगली बार की चिंता तो निश्चित रूप से रहती है, हर दल को रहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद तुरंत अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। चुनाव जीते या हारे अलग बात है, लेकिन वो अगले चुनाव की तैयारी में उसके अगले दिन से ही जुट जाती है। इसके लिए भाजपा की प्रशंसा की जानी चाहिए। इस मामले में बहुत ही जीवंत पार्टी है जी। लेकिन ममता बनर्जी दरअसल 3 बार चुनाव जीत चुकी है। अब उनको आगे की राजनीति करनी है। अब ये भी तय है कि निश्चित रूप से 2024 का चुनाव बड़ा कांटे का चुनाव होगा। भारतीय जनता अभी तो ये भविष्यवाणी करना ही संभव नहीं है कि उसका नतीजा क्या होगा। क्या भाजपा 2024 का चुनाव हार जाएगी? पहले तो यही प्रश्न है। अगर भाजपा हारती है तब ये प्रश्न उठता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का बनेगा या ममता बनर्जी बनेगी, कौन, ये तो उसके बाद तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि ममता बनर्जी अपनी राष्ट्रीय भूमिका देख रही है और राष्ट्रीय भूमिका वो में आना चाहती है, क्योंकि उससे उनको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो पश्चिम बंगाल में उनको डिस्टर्ब करने की पूरी ताकत लगाएगी, वो केंद्र में अपने बचाव में आएगी और ममता बनर्जी केंद्र में ज्यादा असर न डाल सके, वो एक तरह से डाइवर्जन करने की जो रणनीति है वो है। दूसरा ये है कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की जनता को संदेश देंगी कि देखो, अगर तुमने हमें समर्थन दिया तो हो सकता है 2024 में देश में पहला बंगाली जो है वो प्रधानमंत्री बन जाए। अभी उपाध्याय जी ने कहा कि वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे इन्होंने चलते चलते नहीं कह दिया। ये एक पूरा कार्ड है जी। ब्राह्मणों के अंदर उत्तर भारत में खास करके एक बड़ी आकांक्षा है कि पिछले नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना और बनते दिख भी नहीं रहा है। तो जब ममता बनर्जी अपने को पिच करेंगी तो निश्चित रूप से इसका एक उत्तर भारत में असर पड़ेगा। वो भी एक रणनीति है। तो ममता बनर्जी एक तरह से अपने को, जब वो बंगाली अस्मिता का नाम लेंगी, जब वो ब्राह्मण कार्ड खेलेंगी, तो पश्चिम बंगाल में तो कम से कम 42 में से हो सकता है 40 सांसद ले आए, हो सकता है 42 के 42 ले आए। वो भी उनकी एक रणनीति है। तो कुल मिलाकर तय हो गया कि ममता बनर्जी ने अब अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए हैं। भाषण में भले ही उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर संबोधित किया है, लेकिन देश का नेता बनने की हसरत के साथ ममता बनर्जी दिल्ली की ओर कूच कर रही हैं। और ये कूच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में किए गए प्रयासों का ही प्रतिफल है। देखें, भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के चलते दिल्ली की ओर रुख कर रही ममता बनर्जी क्या वाकई आने वाले समय में विपक्षी एकता का प्रतीक बन पाएंगी या विपक्षी एकता का कारण बन पाएंगी? जानने में दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आज से शुरू हुए ओलंपिक खेलों के संदर्भ में भारत की संभावनाओं और अतीत के इतिहास के संदर्भ में भी कुछ बातचीत करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम यूं गए यूं आए।